हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस डिस्कशन में मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहेगा, प्री के लिहाज से एज वेल एज मेंस के लिहाज से। ये जो भी एनालिसिस है सिलेबस के हिसाब से और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से है। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो अभी का जो समय है फाउंडेशनल कोर्स के लिए सही समय है, लगभग 1 साल है नेक्स्ट यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस का। तो उसके हिसाब से अगर आप अभी जुड़ते हैं तो इसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। इसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा बिफोर प्री एंड मेंस। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं क्लास से पहले और क्लास के बाद भी। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। ध्यान रखिएगा हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है जो इसमें मेंशन किया हुआ है। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। इवैल्यूएट पीपल बाय देयर वर्स्ट क्वालिटीज नॉट देयर बेस्ट क्वालिटीज। तो इससे हमें क्या है, ये जो आर्टिकल है, एक तो ये अभी जो हाल ही में आपका नोएडा में एक यंग वुमेन की डेथ हो गई, जो दाउरी डेथ है बिकॉज ऑफ हैरासमेंट बाय द हस्बैंड एंड मदर इन लॉ। तो उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है, लेकिन इसमें इन जनरल कुछ और भी बातें हम सीख सकते हैं। जो ये दुखद घटना है वो तो इसमें बताया गया ही है, लेकिन ओवरऑल हमें लोगों को किस तरीके से इवैल्यूएट करना चाहिए। तो हम लोगों को किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, नॉट बाय देयर वर्स्ट क्वालिटीज बट बाय देयर बेस्ट क्वालिटीज। तो अभी हम किसी भी इंसान से मिलते हैं तो हर इंसान में क्या होता है, अच्छा बुरा तो रहता ही है, लेकिन किसी के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा रहना, लाइक किसी इंसान को इंसान की तरह ट्रीट ना करना, इंसान को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना, तो उस तरह के जो क्वालिटी हमें लोगों में दिखते हैं तो उससे हमें सावधान हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका मैरिज होता है तो मैरिज में अगर इसमें हम स्पेशली डाउरी के जो हैरेसमेंट है या फिर डाउरी डेथ को अगर देखें, जो काफ़ी हीनियस है, सोसाइटी में काफ़ी दिनों से बना हुआ एक इल और इविल प्रैक्टिस है, जिसमें आपका क्या होता है, जो हस्बैंड के घर वाले होते हैं या फिर आपके जो इन लॉज होते हैं, वो जो आपकी दुल्हन होती है या फिर जो आपकी वाइफ होती है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना कि दाउरी लेके आना है, क्योंकि जो शादी में खर्चा हुआ या फिर एक जो फैमिली वाले प्रॉमिस करते हैं तो उतना पे करने के बाद भी क्या रहता है बहुत सारी फैमिली का कि और चाहिए। तो जो लड़के वाले फैमिली होते हैं, स्पेशली इस केस में दाउरी डेथ के केस में, तो इसमें लड़के वाले या फिर लड़के वाले के फैमिली एक आपका जो फ्री इनकम होता है वो डिमांड करते रहते हैं फ्रॉम गर्ल्स फैमिली। तो इसमें जो गर्ल है या फिर जो वाइफ है, उसका जो ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो है नहीं, ये पुराने समय पे एक इल या फिर इविल परंपरा बना है। तो इस चीज को लॉ कंप्लीट तरीके से खारिज करती है और इसको पिनलाइज भी करती है। फिर भी देखा गया है कि सोसाइटी में दाउरी का जो प्रॉब्लम है वो अभी भी परसिस्टेंटली बना हुआ है। तो जब भी हम अपनी बेटियों को जब शादी देते हैं तो उससे पहले ये देखना काफ़ी ज़रूरी है कि जिस फैमिली में हम शादी दे रहे हैं उसमें अगर कोई दाउरी का डिमांड कर रहा है तो पहला बात तो है कि वहाँ शादी देनी ही नहीं है। एक तो जो आप फैमिली है वो पाल पोस के एक बेटी को बड़ा करती है, उसको पढ़ाती लिखाती है, उसके बाद किसी के फैमिली को सौंपती है, तो उनको जो सौंप रही है एक जो आप इंसान जा रहा है वही बहुत बड़ी एक बात है। एक पर्सन का वैल्यू कितना ज़्यादा होता है, डिग्निटी कितना ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर कोई डाउरी मांगे या फिर कोई फादर ऐसा होता है कि प्यार से कुछ बेटी को देते हैं, वो एक अलग बात हो जाता है कि प्यार से दिया है, लेकिन उसमें डिमांड होना
देने के बाद भी फिर आपके पहले गाली गलौज करना, फिर धीरे धीरे हाथ उठाना, फिर आपके ज़्यादा वायलेंट हो जाना। तो इसमें क्या है, हमें एक इंसान को जब वो आपका पहले शुरू में ही जब डाउरी जैसे चीज़ों को लेके आपका हैरास करता है, उसी समय क्या करना है, उनके वर्स्ट क्वालिटी से उनको हमें पहचान करना काफ़ी ज़रूरी है कि वो ह्यूमन को कितना वैल्यू कर रहे हैं। तो ये आपका जब हम देखेंगे कि कोई इंसान है जो इंसान का कदर कर रहा है, वो इसमें चाहे आप वाइफ हो या फिर किसी एनी अदर रिलेशन, कोई फ्रेंड हो आपके, कोई पीयर ग्रुप में हो, ओके, कोई सा भी रिलेशन हो, उसमें हमें ज़रूरी क्या है कि ये देखना कि जो ह्यूमन है उसकी वैल्यू की जा रही है या नहीं। क्या उस इंसान को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उस इंसान को आपको जो अगला ऑपोजिट वाला इंसान है उससे सिग्नल मिल रहा है कि ये जो इंसान है ये सही नहीं है, ये मुझे आपका इन फ्यूचर चोट पहुंचा सकता है। तो उसका जो वर्स्ट क्वालिटी है उसको भी हमें नोट में लेना है उसके गुड क्वालिटी के साथ ही। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की हैं कि जब भी हमें इमोशनली इतना ज़्यादा आपका एप्टीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए, इंटेलिजेंस हमें होना चाहिए कि हम क्या करें, एक इंसान के गुड क्वालिटी के साथ ही उसके वर्स्ट क्वालिटी को भी हम मार्क करें। तभी क्या है, हम पॉसिबल जो फ्यूचर के चैलेंजेस है, जो वल्नरेबिलिटी है, उससे हम निपट सकते हैं। तो अभी जो भी आपके मैरिज रिलेशन है, इसमें स्पेशली दाउरी के केस में, तो फैमिली वाले को पहले ही क्या करना है, जो सिर्फ उनका अच्छे क्वालिटीज़ है, लाइक अच्छे कमाई करना, अच्छे जॉब करना, ओके, या फिर देखने में जो है आपके अच्छे बोल चाल के होना, तो वो काफ़ी नहीं है। उसमें अगर थोड़ा भी आप बात में ऐसा आपको अंदाज़ा लगता है कि जो इंसान है वो सही नहीं है, अगर 10 अच्छी दिख रही है, एक खामी दिख रही है, तो उस खामी को भी पॉइंट में रखना, नोट करना काफ़ी ज़रूरी है इन एनी केस। ओके, सिर्फ शादी में ही नहीं, इन एनी केस हमें उन पॉइंट्स को नोटिस करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। नहीं तो क्या है, इन फ्यूचर जो वल्नरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हम बाद में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप ध्यान दीजिए, डाउरी डेथ हो या फिर जो राजा रघुवंशी का डेथ हो गया था उस केस में हो, या फिर जो भी आज के मैरिज में हो, या फिर फ्रेंडशिप में हो, या फिर फैमिली डिस्प्यूट में, जब भी हमें इन सभी चीज़ों में हम गौर से अगर देखें, तो उसमें हमें जो वर्स्ट क्वालिटी है उनको भी मार्क करना काफ़ी ज़रूरी है, उनको नज़रअंदाज करना सही नहीं है इन एनीथिंग। आप समझ लीजिए, कोई पॉलिटिक्स में ही हो, कोई ऑफिसर में ही हो, हर इंसान में हमें क्या करना है, जो वर्स्ट क्वालिटी है दैट नीड्स टू बी दैट नीड्स टू बी दैट नीड्स टू बी गेट अटेंशन। तो उसको उसमें अटेंशन देना काफ़ी ज़रूरी रहता है, ताकि उससे क्या हो, हम उस जो एवोल्यूशन हम करते हैं किसी भी रिलेशन का या फिर किसी भी इंसान का, वो बेटर हो सके, और उससे हम क्या है हो, पहले ही सावधान हो जाए या फिर सावधानी बरते। क्योंकि पहले आपके फर्स्ट लुक में हमें सब चीज़ें हम अच्छे हमें दिखाई पड़ सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमें ये मार्क करना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, इंडिया इज नॉट अ ग्लोबल स्विंग पावर बट शुड एम टू बिकम वन। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि इंडिया जो है एक स्विंग पावर नहीं है। तो स्विंग पावर क्या होता है कि जो दो देश के बीच में क्या करते रहता है, स्विंग करते रहता है, कि अगर एक देश ने गलत ट्रीट किया तो दूसरे देश की ओर हम पलड़ा अपना भारी कर लेंगे। तो जो हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के समय देख रहे थे, जो जब आपका कोल्ड वॉर चल रहा था 1945 से 1991 के बीच, तो उस समय इंडिया शॉर्ट ऑफ स्विंग स्टेट की तरह था कि यूएसए भी इंडिया को अपने खेमे में लाना चाह रही थी, यूएसएसआर भी चाह रही थी। तो उस तरीके से हमने क्या किया था, एक अच्छा रिलेशन जो है मेंटेन करने में हम बहुत दूर तक सफल रहे थे। तो आज के समय पे क्या है, हमें जो एक स्विंगिंग स्टेट का कंसेप्ट है वो हमें अपने अंदर डेवलप करना ज़रूरी है। वही चीज़ इस आर्टिकल में कही गई है। अभी अगर देखें तो इंडिया की काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियलिटी है। नंबर 1, इंडिया आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। नंबर 2, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो आपका बाकी देशों से काफ़ी अच्छा है, 6.47 इसके लगभग जो ग्रोथ है वो है। इसके बाद अगर हम और भी आगे देखें तो इससे पता चलेगा कि आपका जो कंज्यूमर मार्केट है हमारा, वो काफ़ी बड़ा एक मार्केट है।
काफ़ी ज़्यादा हम कंजम्पशन की कैपेसिटी हमारी देश रखती है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी हमारे देश में है। तो इससे क्या है, अभी जो आपकी उभरती हुई इंडिया की इकोनॉमी है, उसको ज़रूरत है, अभी चाइना को भी इंडिया का ज़रूरत है और यूएसए को भी इंडिया का ज़रूरत है। तो इस समय पे हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, लेट देम कंप्रोमाइज़, उनको नेगोशिएशन करने देना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, अगर इंडिया को अपना बैलेंस बेटर रखना है तो इंडिया नीड्स टू बिकम अ स्विंग स्टेट बिटवीन दी टू पावरफुल नेशन, दैट इज इन वन साइड यूएसए, इन अदर साइड चाइना। क्योंकि दोनों ही देश को क्या है, इंडिया का काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी, बिकॉज ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड, बिकॉज ऑफ इंडियाज कंज्यूमरिस्टिक मार्केट। सो बोथ कंट्री नीड्स इंडिया। तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। तो ये इन फ्यूचर एग्जाम में आप कहीं मेंशन कर सकते हैं। सो हियर द पावर टेस्ट, बोथ चाइना एंड द यूएस शुड नीड इंडियाज सपोर्ट टू परसू देयर इंटरेस्ट। तो अभी जैसे यूएसए है, तो यूएसए को भी क्या है, जो आपका ह्यूमन पावर चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, इंडिया से मिलता है। जो आपके टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा मार्केट चाहिए, इंडिया से मिलता है। उनका जो गोल है, एम्बिशन है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो इंडिया से फुलफिल हो सकता है, क्योंकि इंडिया एक आपकी लार्जेस्ट एंड थ्राइविंग वाइब्रेंट रेजिलियंट डेमोक्रेसी है। दूसरी ओर चाइना को जो मार्केट चाहिए वो इंडिया दिला सकता है। चाइना का जो आपका अभी के समय पे उनका मैक्रो इकोनॉमी में देखे तो प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन होके रखा है। तो जो ओवर प्रोडक्शन है, या फिर उनके जो भी कच्चे माल है या फिर रॉ मटेरियल है, उसका जो मार्केट है, इंडिया काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो चाइना भी ये लूज नहीं करना चाहेगा। तो इसीलिए क्या है, हमें ये जो पॉइंट है इसको आपका नोट में रखना काफ़ी ज़रूरी है कि इंडिया का जो आज के समय पे इम्पोर्टेंस है वो वर्ल्ड में सभी देशों के लिए है। वो चाहे आपके ग्लोबल नॉर्थ के देश हो, या फिर ग्लोबल साउथ के देश हो, या फिर आपके जो साउथ एशिया के, या फिर हमारे नेबरिंग नेशंस हो। बिकॉज ऑफ इंडियाज पोटेंशियलिटी, इंडिया लिबरल डेमोक्रेसी है, इंडिया राइट्स को सपोर्ट करता है, इंडिया रूल बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट करता है, इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है, इंडिया ग्लोबल गवर्नेंस में डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में बात करता है, इंडिया इकोनॉमिकली पावरफुल है, राइजिंग मिलिट्री पावर है। तो ये सभी हमारी क्या है, पोटेंशियलिटीज है, जो दूसरे देशों को अट्रैक्ट कर सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया जापान टाइज नीड अ बिग लीप इन इंडो पैसिफिक। तो हाल ही में जो हम क्लोजनेस देख रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड जापान, तो ये जो क्लोजनेस है, इसमें स्पेशली हम इकोनॉमी के सेगमेंट से देखें तो अभी इंडिया को इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, तो हमें जापान इन्वेस्टर्स की तरह हमें प्राप्त हो जाएगा। और प्लस जापान को क्या चाहिए, एक बड़ा मार्केट चाहिए जो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको मार्केट चाहिए। तो ये हो गया इकोनॉमी के सेगमेंट से। दूसरे, हमारी जो राइजिंग आपकी मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसके लिए हमें क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लाइक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर सिविल न्यूक्लियर पर्पसेस, तो वो हम जापान से एक्वायर कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स के लिए जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए वो एक्वायर कर सकते हैं, और अदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज हम ले सकते हैं। इसी के साथ हम स्पेस सेगमेंट में कोलैबोरेट कर सकते हैं। और स्ट्रैटेजिकली अगर देखें तो हम स्ट्रैटेजिकली कहे तो इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, तो उसमें इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि जो चाइना का असर्टिवनेस है वो बना रहे, इंक्लूडिंग जापान। तो दोनों का ही इसमें क्या है, एक शेयर्ड इंटरेस्ट देखा गया है। दोनों ही एक कंप्लीटली सेम इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। तो जो ये शेयर्ड इंटरेस्ट है, इसमें जापान अलाइन करता है विथ इंडिया। तो इसीलिए क्या है, ये दो फ्रंट में हम देख सकते हैं कि इंडिया जापान जो है काफी अच्छा रिलेशन बना सकता है। और हाल ही में जापान ने प्लेज किया है टू इन्वेस्ट 68 बिलियन इन इंडियन इज अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट। अभी इसमें और एक प्रॉब्लम क्या है, ध्यान रखिएगा कि जो आपका जापान है वो इंडिया के साथ तो अलायंस करेगा ही, लेकिन इंडिया जापान कभी क्या नहीं करेगा, यूएसए के अगेंस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जापान के जो सिक्योरिटी है उसका एश्योरेंस मिलता है बाय यूएसए। तो इसीलिए क्या है, हमारा जो अभी इंडिया का यूएसए के साथ जो रिलेशन में थोड़ी आपकी गिरावट आई है बिकॉज ऑफ टैरिफ, तो उसको हमें क्या करना है, टाइम बाउंड तरीके से ठीक करना काफ़ी ज़रूरी है। और हम ये भी नहीं चाहेंगे कि आपका हम चाइना के साथ ज़्यादा घुले मिले।
क्योंकि चाइना जो है वो उसका जो असर्टिवनेस है वो हमेशा ही रहेगा। हम चाहते हैं कि एशिया में क्या हो, आपका जो आपके रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करता है, लाइक जापान, इंडिया, वैसे देश इसमें क्या करे, आपके रूल को बनाए, या फिर जो एशिया का गवर्नेंस है वो देखे। तो वो चीज़ें उस हिसाब से क्या है, अभी ये आपके जापान और इंडिया के जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको ध्यान से आपको पढ़ना ज़रूरी रहेगा। बाकी क्वाड है, मालाबार एक्सरसाइज है, मिलान है, तो इससे क्या है, इंडिया पैसिफिक रीजन में इंडिया और बाकी जो लाइक माइंडेड कंट्री है उनके साथ एक अलाइनमेंट हो, चाइना का असर्टिवनेस कमे, उस हिसाब से ये चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है और एग्जाम में हमें मेंशन करना पड़ेगा। प्रीलिम्स में क्वाड क्या है, मालाबार क्या है, देन मिलान किसके साथ एक्सरसाइज होता है, ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी रहेगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ पिवोट टू चाइना, दिस डज नॉट सीम टू बी यूजफुल। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा कि जो यूएसए ने टैरिफ लगाया है 50% का, उसके वजह से, या फिर जो यूएसए का आपका स्पेशली उनके जो लीडर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो भी उनके ब्यूरोक्रेसी है, तो इसे एक अभी क्या नेगेटिव निकल के आया है कि उनका जैसे इंडिया के ऊपर टिप्पणी करना, डेड इकोनॉमी है, या फिर जो रशिया यूक्रेन का वार है वो हम फंड कर रहे हैं, इस तरीके का जो नेगेटिव टिप्पणी है। लेकिन इस टिप्पणी की वजह से, या फिर जो ट्रेड टेंशन है उसके वजह से, हम चाइना के साथ ज़्यादा अलाइन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में हम अलाइंड होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो एक आपकी कम्युनिस्ट नेशन है, चाइना रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, चाइना एक ऑथोरिटेरियन देश है। ऑन दी अदर हैंड यूएसए को देखें तो उनके साथ जो टैरिफ का प्रॉब्लम है उसके अलावा हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो टैरिफ का प्रॉब्लम है वो बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि और 2-3 साल तक मैक्स टू मैक्स ये आपका सस्टेन करेगा, या फिर उससे पहले कोई सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें यूएसए के साथ जुड़ना ही बेटर रहेगा, बिकॉज यूएसए अभी भी वर्ल्ड का सुपर पावर ही है, सेकंड टेक्नोलॉजिकली सुपर पावर है, थर्डली डेमोक्रेसी है उनके पास, फोर्थली उनके जो आपके इंडस्ट्रीज है वो अभी भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक लिबरल डेमोक्रेसी है, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे वो माना नहीं जाता है। लेकिन चाइना में क्या है, जो उनकी इकोनॉमी है पूरी स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, नो डाउट प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन स्टेट लेड प्राइवेटाइजेशन है, ऑथोरिटेरियनिज्म ज्यादा है, तो चाइना कभी भी अपना रुख मोड़ सकता है, लाइक 1962 में जो वार उन्होंने छेड़ा था यूनिलैटरल, तो उस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए इस आर्टिकल में यही चीजें मेंशन की गई है बाय अजय शाह जी कि हमें हमारा जो पीवोट है उसको यूएसए को ही पीवोट की तरह देखना है, चाइना कैनॉट बी अल्टरनेटिव ऑफ इंडिया। तो ये आपका इंडिया का अल्टरनेटिव नहीं बन सकता है, बिकॉज इसके काफ़ी अंडरलाइंग जो फैक्ट मैंने आपको बताए कि ये रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करता है, लिबरलिज्म को फॉलो नहीं करता है, ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा है, जबकि उसका उल्टा है यूएसए में। इवन यूएसए में हाल ही में फेडरल कोर्ट ने ट्रम्प का जो टैरिफ है उसके ऊपर भी जजमेंट दिया है कि ये ओवरस्टेपिंग है, लेकिन ये चीज़ आपके चाइना में नहीं हो सकता था। चाइना की जो गवर्नमेंट रहेगी वो जो कह देंगी वैसा ही चीज़ें चलेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो यूएसए के साथ जो भी अभी मनमुटाव है ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में या फिर आपका जो डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी से बिलोंग करता है, रिपब्लिकन पार्टी, तो पास्ट में रिपब्लिकन पार्टी ने या फिर आपके डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों ने ही इंडिया को सपोर्ट किया है। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया ही हमारे इकोनॉमिक सेहत के लिए अच्छा रहेगा, वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो आने वाला COP30 है, जो ब्राज़ील के मुझे जितना तक ध्यान है कुछ बेलेम नाम का शहर में होने वाला है। COP30 नवंबर में ये आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसमें अभी क्या है, अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो आपका अ चांस फॉर द ग्लोबल साउथ टू ग्रैब द क्लाइमेट मेंटल। तो अभी अगर हम वेस्टर्न नेशंस को देखें, स्पेशली यूएस को, तो यूएस जो क्लाइमेट आपकी डीलिंग है उससे विड्रॉ ऑलरेडी कर चुकी है अंडर डोनाल्ड ट्रंप रेजिम, या फिर अनसस्टेनेबल जो क्लाइमेट प्रैक्टिसेस है उनको कर रही है, लाइक आपके कोल को और एक्सप्लोर करना, फॉसिल फ्यूल को और एक्सप्लोर करना, या फिर यूएई के साथ जो आपका एग्रीमेंट है। तो इससे पता चल रहा है कि जो आपके डेवलप्ड नेशन है उनका जो रुख है टुवर्ड्स मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज,
वो मेंटालिटी काफ़ी अभी क्या है, नैरोड डाउन हो गई है। तो इस जगह पे लीडरशिप कौन ले सकते हैं? बाय द राइजिंग ग्लोबल साउथ नेशंस। फॉर एग्जांपल जो ब्रिक्स के नेशन है, इंडिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इस तरीके के कंट्री जो है वो लीडरशिप ले सकते हैं। और जो डेवलप नेशंस है उनको हम बाउंड करा सकते हैं, या फिर उनको हम आपके नेगोशिएशन के टेबल में ला सकते हैं कि जो 1972 का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद 1992 का जो अर्थ समिट था, 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल था, देन 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, इन सभी क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत जो आपके डेवलप नेशंस है उनको ज़्यादा जो दायित्व है वो निभाना है। क्यों? बिकॉज हिस्टोरिकली उनका पोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी उनको पे भी करना है। जो ग्रीन ट्रांजिशन है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र है, वो करना काफ़ी ज़रूरी है। वो अपने जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हाथ नहीं धो सकते हैं। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है एंड में कि वेस्टर्न कंट्रीज मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, उनको अकाउंटेबल करना काफ़ी ज़रूरी है बिकॉज ऑफ देयर हिस्टोरिकल इमिशंस, और जो प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल नहीं किया है, लाइक फंड ट्रांसफ़र करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना। तो ये सभी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। और बाकी जो आपकी चाइना जैसी कंट्री जो आपके ग्रीन ट्रांजिशन में सबसे आगे है, और डिफरेंट तरह के जो इक्विपमेंट्स चाहिए, लाइक सोलर पैनल हो, विंड टर्बाइन हो, इन सभी चीज़ों में, बैटरीज में हो, काफ़ी आगे है। तो चाइना क्या कर सकती है? ग्लोबल साउथ नेशंस को मदद कर सकती है, उनको भी एक अच्छा मार्केट मिलेगा, और जो ग्लोबल साउथ है वो भी ट्रांजिशन हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल साउथ की नेशन जो है वो आपके रिसीविंग एंड में है, और जब सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन, इन सभी चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज फेडरल डिज़ाइन। तो इंडिया का जो फेडरल डिज़ाइन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये जो आर्टिकल है स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसके रिस्टोरेशन डिमांड को लेके न्यूज़ में आया है। तो ये जो न्यूज़ है अपने आप में आपका जो रिस्टोरेशन होना है नहीं है वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, इन फ्यूचर पूछा जा सकता है, और हमें आंसर पॉलिटिकली नहीं देना है, कॉन्स्टिट्यूशनली देना है। दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली साउट डिटेल रेस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर ऑन द इशू ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है जो रिवोक किया गया इन 2019, दैट नीड्स टू बी रीस्टोर्ड। अगर रिस्टोर नहीं करते हैं तो उससे क्या है, जो फेडरल प्रिंसिपल है वो वायलेट होता है। तो अभी जो स्पेशल आपका स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 3 आपका 70 और आर्टिकल 35A, उसको रिवोक कर दिया गया, उसको कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि ये एब्रोगेशन सही है। ओके लेकिन जो स्टेटहुड को एब्रोगेट कर दिया गया बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस, इट नीड्स टू बी रीस्टोर्ड, तो इसके ऊपर जवाब मांगा है। तो पहला तो क्या कि जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोरेशन करना है जल्द से जल्द, और दूसरा असेंबली इलेक्शन को कंडक्ट कराना है। तो इलेक्शन तो कंडक्ट करा दिया गया, लेकिन जो आपका स्टेट फॉर्मेशन है वो नहीं हुआ है। तो अभी इसमें स्टेट क्रिएशन को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान रखे गए हैं? तो 3 प्रोसेस है एनश्राइंड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो एडमिशन के जरिए आपका स्टेट क्रिएट किया जा सकता है, लाइक डिफरेंट प्रिंसली स्टेट का जो आपका एडमिशन हुआ था। तो इसमें जम्मू कश्मीर का जो आपका एडमिशन हुआ था वो हुआ था अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन 1947, क्योंकि एक प्रिंसली स्टेट था, इसमें राजा महाराजा हरि सिंह थे, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। कौन से एक्ट के और या फिर प्रोविजन के तहत? जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। सेकेंड जो है आपका स्टेट क्रिएशन का बाय एस्टैब्लिशमेंट। तो एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से की जा सकती है? ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल जो आपका सिक्किम था या फिर गोवा था, जिसको स्टेट के हिसाब से एस्टैब्लिश किया गया। थर्ड है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के बारे में क्या है? आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, थ्रू पार्लियामेंट लॉ पास करके स्टेट क्रिएट कर सकती है। स्टेट क्रिएट कर सकती है, एक स्टेट को आपके 2 हिस्सों में बांट सकती है, स्टेट का बाउंड्री को ऑल्टर कर सकती है। तो उस तरीके के जो पावर है वो सेंटर को दिए गए हैं। तो वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ये रहा आपका आर्टिकल 3 of the constitution provides process of reorganization. Parliament may by law form a new state by separation of territory from any state, or by uniting 2 or more state or parts of state, or by uniting any territory to a
पार्ट ऑफ एनी स्टेट। तो ये सारे प्रोविजन के तहत क्या किया जा सकता है, आपका थर्ड जो प्रोविजन है फॉर्मेशन, वो किया जा सकता है। तो अभी जो आपका रिवोकेशन हुआ आर्टिकल 370 का, वो सही ठहराया, 35A का सही ठहराया, लेकिन जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करने के बारे में कहा है। तो देखा जाना है कि समय के साथ क्या होता है। बाकी ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है आपका फेडरल इन डिज़ाइन है, यूनिटरी इन स्पिरिट है। क्यों यूनिटरी इन स्पिरिट है? ताकि जो इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। नहीं तो क्या है, आपके जो स्टेट का सिसेशन होता है कि मांग करते हैं अलग कंट्री बनने का, वो अलाउ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट की तरह रहेंगे। आपके दो हिस्से करके स्टेट बनाया जा सकता है, नेम चेंज किया जा सकता है, लेकिन भारत से अलग नहीं हो सकता है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। बाकी स्टेट की ऑटोनॉमी बरकरार रखने के लिए आपकी 7 शेड्यूल है। देन आपके कोर्ट के प्रोविजन है जो समय समय पे फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट करती है। थर्ड अगर देखें तो अपर हाउस राज्यसभा का क्रिएशन है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो इन चीज़ों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 83 में मेंशन किया हुआ है। तो ये सभी चीज़ें इसमें आई है, तो इससे क्या है, आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल बात करता है इंडियाज इकोनॉमिक चर्न, द नेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो किस तरीके से इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की, स्ट्रांग है, और कितना ब्रॉडर अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास टू बिकम विकसित भारत बाय 2047। उसके बारे में हरदीप पुरी जी ने ये लिखा है। यूनियन मिनिस्टर है फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट तरीके के इनिशिएटिव्स ले रही है, वो चाहे आपके प्राइमरी सेक्टर के लिए हो, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हो, टर्चरी सेक्टर आपके सर्विसेज के लिए हो, और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में आपके जो एनर्जी है उसके लेवल पे, जैसे आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो रिफाइनिंग है, या फिर जो बायो गैस है उसके डेवलपमेंट में हो, या फिर आपके डिफरेंट रिन्यूएबल ट्रांजिशन में हो, लाइक इथेनॉल ट्रांजिशन में हो। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसे अभी आपका कुछ डेटा भी दिया गया है कि लास्ट जीडीपी, आपका लेटेस्ट अगर जीडीपी नंबर देखे तो रियल जीडीपी इंडिया का ग्रोथ अगर देखे तो 7.8% है इन Q1 25-26 में। और ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है डिफरेंट सेगमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में 7.7, कंस्ट्रक्शन में 7.6, सर्विसेज में 9.3। तो इससे पता चलता है कि इंडिया जो है कितना रोबस्ट तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, कितना रोबस्ट इन्वेस्टमेंट है, इवन प्राइवेट सेक्टर से है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, लाइक अभी थोड़े पहले जापान के बारे में देखा। देन आपका कैपेक्स जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लॉजिस्टिक्स रिफॉर्म है, लॉजिस्टिक्स रिफॉर्म में आपका जो पीएम गति शक्ति है वो देश के जो लॉजिस्टिक्स के को काफ़ी आगे बढ़ा रही है। 15% जो जीडीपी का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट था उसको घटा के अभी क्या है 8-9% तक लेके आए हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी रहेंगी। फिर जो आपके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, स्टैंडर्ड्स एंड फिच है, फिर मोडी है, तो इन्होंने 18 साल के बाद इंडिया का जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है। क्यों अपग्रेड किया है? बिकॉज इंडिया का जो ग्रोथ है रोबस्ट है, मॉनिटरी क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, फिजिकल कंसोलिडेशन देखा जा रहा है। तो इससे क्या है, जो डेड इकोनॉमी का नैरेटिव यूएसए ने क्रिएट किया था, तो यूएसए लेड इंस्टीट्यूशन ने ही उसको पंचर किया है। तो ये सभी चीज़ें हम एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। बाकी जो इथानॉल के बारे में कहा तो इसमें 1.5% आपका ब्लेंडिंग होता था, अभी 20% तक पहुंच गए हैं इन 2025। तो 14 में 1.5 था, तो कितना ज़्यादा हमने प्रोग्रेस किया है। ओवर 300 कंपनी से जो बायोगैस प्लांट को रोल्ड आउट कर रही है अंडर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन हाइड्रोजन का डेवलपमेंट हो रहा है। और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एनर्जी जो है उसको रिफाइन करके डिफरेंट नेशंस को भी बेच रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा सिविलाइजेशनल वैल्यू है वासुदेव कुटुंबकम की, हम सीधा अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड का जो विजन है उसको हम शेप कर रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।